Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me उम्मे अरबाब. वेलकम टू अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड. आज मैं आपके साथ विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले हैमलेट को डिस्कस करूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. विलियम शेक्सपियर 16th सेंचुरी के इंग्लिश राइटर थे एंड ही वाज बोर्न ऑन 26 अप्रैल 1564 इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डाइड 23 अप्रैल 1616 इन यूनाइटेड किंगडम. ये पैदा भी यूनाइटेड किंगडम में हुए और इनकी डेथ भी यूनाइटेड किंगडम में ही हुई. विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, यानी कि ये प्लेस लिखते थे. एलिजाबेथन पोइट और एक्टर थे. अपने टाइम पीरियड में ये एक्टर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने डिफरेंट थिएटर्स में डिफरेंट स्टेजेस पर परफॉर्म किया. इसके अलावा इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी माना जाता है, इनकी ग्रेट क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क की वजह से. इसके अलावा इनको वर्ल्ड बेस्ट ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है. इनको कुछ लोग वर्ल्ड बेस्ट ड्रामाटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत ड्रामाज लिखे, बहुत खूबसूरत वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया उस टाइम पीरियड में जब लोग ऐसा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे. विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इनका टाइटल बार्ड ऑफ एवन है, जिसे सिंपली बार्ड भी कहा जाता है. विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 137 प्लेज और 154 सोनेट्स लिखी. सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द प्ले. इस प्ले की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो इसका फुल टाइटल द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट है, जिसे प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी कहा जाता है. ऑथर की बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर इसके ऑथर हैं. टाइप ऑफ वर्क में ये एक प्ले है. जॉनरा में बात की जाए तो ट्रेजेडी है, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर सब जॉनरा भी रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर फॉल करता है. तो जॉनरा जो है वो बेसिकली ट्रेजेडी है, उसके अंदर सब ट्रेजेडी में रिवेंज ट्रेजेडी आती है. लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की गई है. टाइम एंड प्लेस देखी जाए तो ये लिखा गया 1600 से 1602 के दरमियान इसको लिखा गया लंदन इंग्लैंड में 17th सेंचुरी के दरमियान. डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें तो 1603 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया. तब उसका जो टाइटल था वो ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ हैमलेट था. देन इसको 1604 में सुपीरियर क्वार्टो एडिशन में पब्लिश करवाया गया. टोन की बात की जाए तो डार्क, आयरनिक, मेलांकिक, पैशनेट, कॉन्टेम्पलेटिव, डेस्परेट और वायलेंट टोन यूज़ की गई है. प्रोटैगनिस्ट में हम देखें तो प्रोटैगनिस्ट हम बेसिकली कहते हैं ना कि जिसके गिर्द कहानी रिवॉल्व करती है पूरा प्ले. अगर ये कैरेक्टर इस स्टोरी से निकाल दिया जाए तो कोई भी कहानी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती. तो इस प्ले में भी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हमारे पास हैमलेट हैं, जबकि एंटागोनिस्ट की बात की जाए जो विलन का रोल प्ले करते हैं वो क्लॉडियस हैं, जो कि हैमलेट के चचा हैं. सो सेटिंग और टाइम पीरियड में देखें तो लेट मेडिवल पीरियड इसमें रिवॉल्व करता है. दो द क्रोनोलॉजिकल सेटिंग इज़ नोटोरियसली इम्प्रिसाइज. क्रोनोलॉजिकल सेटिंग में इसको लिखा गया, क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं कि जिसमें पहले फादर की कहानी को बयान किया गया है, देन वो रिवॉल्व करती है, मूव करती है उसके बेटे की तरफ. तो क्रोनोलॉजिकल सेटिंग में इसको लिखा गया. प्लेस में देखें तो डेनमार्क इसका मेन जो प्लेस है जिसमें कहानी ये पूरा प्ले परफॉर्म किया जाता है वो डेनमार्क है, एक्सेप्ट एक्ट सीन 5-1. जो एक एक्ट सीन है जो 5-1 है उसमें एक जो प्ले है वो हमारा थोड़ा आउटसाइड में जाके परफॉर्म किया जाता है, गालबन जो है इन द ग्राउंड्स ऑफ द कैसल. मेन कैरेक्टर्स में देखें तो हैमलेट, घोस्ट, क्लॉडियस, गर्टूड, पोलोनियस, ओफिलिया, होरेशो, लॉर्टेस, रोजेनक्रेट्स और गिल्डेनस्टार्न आते हैं. सिंबल्स में दो सिंबल्स यूज़ की गई हैं, एक तो घोस्ट की और एक योरिक स्कल. घोस्ट जो है वो हमारे पास स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो योरिक स्कल है वो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है. नाउ थीम की बात करें तो इसमें बहुत सारे थीम्स देखने को मिलते हैं हमारे पास, जिसमें हम कुछ एक थीम्स डिस्कस कर लेते हैं. मेन थीम्स इसमें बेसिकली आता है टू बी और नॉट टू बी, कि वो इस काम को करे या ना करे.
morality, revenge, corruption, religion, politics, madness, appearance, reality, woman, action, inaction, impossibility of certainty. impossibility of certainty ये है कि आया कि वो घोस्ट सच कह रहा है या नहीं। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्शन देखें तो जो हेमलेट है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होता है कि वो बदला ले या ना ले, क्या वो घोस्ट जो है वो सच कहता है या नहीं कहता है। टू बी और नॉट टू बी इसका मेन थीम इस पूरे प्ले में हम देखेंगे। द मिस्ट्री ऑफ डेथ, द नेशन एज अ डिजीज्ड बॉडी। बेसिकली इस सारे थीम्स को हम इस प्ले में देखेंगे। मोटिव्स की बात की जाए तो मोटिव इज़ बेसिकली अ रेकरिंग एलिमेंट, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट दैट हैज़ अ सिम्बॉलिक वैल्यू इन अ टेक्स्ट। मोटिव बेसिकली क्या है? मोटिव एक ऐसा एलिमेंट, आइडिया और कॉन्सेप्ट है जिसकी डेप्थ में सिम्बॉलिक वैल्यू होती है। अब थीम और मोटिव की हम इनमें जो डिफरेंस देखें तो थीम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो मोटिव है वो हमारे पास कंक्रीट होता है। तो इसमें मोटिव्स देखें तो इंसेक्ट और इंसिस्टियस डिज़ायर है, ईयर्स और हियरिंग, डेथ एंड सुसाइड, डार्कनेस एंड सुपरनेचुरल मिसऑग्नी पाई जाती है। फॉरशैडोइंग में देखें द घोस्ट विच इज़ टेकन टू फॉरशैडो एन ओमनियस फ्यूचर फॉर डेनमार्क। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ दिस प्ले। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें देखें तो जो हेमलेट है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर की तरफ से दी जाती है कि तुमने मेरे कत्ल का बदला अपने चचा क्लॉडियस से लेना है। अब जो उसका जो चचा क्लॉडियस है वो किंग बन चुका है, जबकि उसके पास सारी ताकत आ चुकी है। अब जो हेमलेट है वो अब उस घोस्ट की बात पे वो यकीन करता है या नहीं करता, वो बदला लेता है या नहीं लेता, ये इसका मेजर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। प्लॉट्स की बात करें तो 3 मेन प्लॉट्स इस प्ले में पाए जाते हैं। मेन जो प्लॉट है वो रिवेंज प्लॉट है, उसके अंदर सब 2 प्लॉट्स डिवाइड किए गए हैं। एक जो सब प्लॉट है वो रोमांस बिटवीन हेमलेट और ओफेलिया है। सेकंड जो है वो लूमिंग वॉर विद नॉर्वे, जो 14 ब्रॉस के साथ जो जंग होती है वो इसका जो एक थीम है, सब प्लॉट्स है, वो इसमें आता है। हेमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियरन प्लेज में से एक है। अब राइजिंग एक्शन की हम बात करें तो राइजिंग एक्शन जो घोस्ट है वो अपीयर्स होता है, हेमलेट को सारी कहानी बताता है। अब जो वो घोस्ट का अपीयर होना है वो हमारे पास राइजिंग एक्शन में आएगा। क्लाइमैक्स एक्शन हम तब देखते हैं जब हेमलेट ओफेलिया के फादर को मार देता है। हालांकि उसको वो नहीं जानता होता कि इस पर्दे के पीछे उसका फादर पोलोनियस मौजूद है, इसीलिए वो उस मतलब अनजाने में अनकॉन्शियसली वो उसका कत्ल कर देता है। तो इस प्ले में जो क्लाइमैक्स है वो यहाँ पे आता है। फॉलिंग एक्शन की बात करें तो हेमलेट जब इंग्लैंड उसको भेजा जाता है किल करने के लिए, उसका मर्डर करवाने के लिए उसके दोनों दोस्तों के साथ, रोजनक्रेट्स और गिल्डनस्टर्न के साथ, तब फिर वो वापस आता है। उसको सारा कुछ पता चल जाता है हेमलेट को कि ये सारा किया था उसके चचा क्लॉडियस का है। फिर वो ओफेलिया की फ्यूनरल पे आता है और एक डुअल होती है लॉर्टेस और इसके दरमियान, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स की यहाँ पे मौत होती है। तो ये हमारे पास फॉलिंग एक्शन आता है। अब हम बात करें तो शेक्सपियर ने इस प्ले का जो नाम है वो हेमलेट क्यों रखा, तो हम देखते हैं जो इस शेक्सपियर ने इसका नाम अपने बेटे की ऑनर में उसके ग्रीफ में रखा। जो शेक्सपियर ने इसका नाम हेमलेट इसलिए रखा जो कि एक डेनिश स्टोरी ऑफ हेमलेट एक किंग है उसके लिए रखा गया। बेसिकली ये एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि एक गलतफहमी का शिकार हुई हेमलेट और एमलेट 2 नाम की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट हेमलेट है उसके नाम पे ये इस प्ले को रखा गया। कैरेक्टर्स लिस्ट में हम देखें तो बहुत सारे मेंस कैरेक्टर हैं जिनमें हम 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि प्ले में जो पेपर्स में इम्पोर्टेंट प्ले में और एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैरेक्टर लिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं इन सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। बेसिकली आज की कहानी उस भूत की है जो अपने कत्ल का बदला लेना चाहता है, एक इंसान की कहानी जो बादशाह के लिए अपने भाई को कत्ल कर देना चाहता है। आज की कहानी उस सोल्जर की है जो अपने बाप का बदला एक अनोखे अंदाज से लेता है,
एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अपनी बीवी को जहर का प्याला पीने को देता है। आज की कहानी उस बदले की है जिसको पूरा करने के बाद सब कैरेक्टर्स मर जाते हैं। आज की कहानी में एक बेटी अपने बाप के मरने के बाद सुसाइड कर लेती है। यकीनन आज की कहानी मौत, बदला, झूठ, धोखा, करप्शन और पागलपन को दिखाने के लिए है। विलियम शेक्सपियर का ये प्ले एक ट्रेजिक प्ले है। अब हम इन कैरेक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हैमलेट इस प्ले का मेन हीरो है, मेन प्रोटैगनिस्ट है। कहानी इसके गिर्द रिवॉल्व करती है। प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। इसके जो फादर हैं उसका मर्डर हो चुका है और इसकी मदर क्वीन गर्टरूड है जो कि शादी कर लेती है क्लॉडियस से। ये विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल करने गए होते हैं। ग्रेव डिगर्स जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि हैमलेट की जो एज है वो राउंड अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड एज है। इसकी कैरेक्टराइज्ड हम समरी डिस्कस करें तो ये बेसिकली टू बी और नॉट टू बी कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होते रहते हैं। हैमलेट इज़ बेटर एज थिंकिंग अबाउट डूइंग थिंग्स दैन एक्चुअली डूइंग देम। तो हम कह सकते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो हैमलेट जो आधे प्ले में बेसिकली बहुत ज़्यादा कहता है कि मैंने ये कर लेना है, मैंने वो कर लेना है, मैंने ये बदला लेना है, बहुत सारी प्लानिंग करता है, लेकिन फिर टू बी और नॉट टू बी का शिकार होता है। लेकिन जब ये बरसता है तो फिर सबको ले डूबता है, हम ये कह सकते हैं। और जो पीपल हैं उसकी अगर कैरेक्टराइज की समरी को डिस्कस करें तो उसकी पर्सनैलिटी को हम देखें तो इंडिसिसिव, डिलेइंग, अनसर्टेन, विद एन इनएक्शन, वही जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है घोस्ट का। घोस्ट जो है वो हैमलेट के फादर का है जो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो हैमलेट को बताते हैं कि किस तरह उसके चचा क्लॉडियस ने उसकी डेथ की और बताते हैं कि मेरी नेचुरल मौत नहीं हुई बल्कि मेरे भाई क्लॉडियस ने मुझे मारा है। और किस तरह मारा है वो भी उसको बताते हैं कि जब मैं सो रहा था तो उन्होंने मेरे कान में जहर डाली तो जिसके की वजह से मेरी मौत हो गई। अब जो घोस्ट है वो सारा कुछ बताता है हैमलेट को और हम ये कह सकते हैं कि घोस्ट वो एविल की तरफ से, मतलब हम कह सकते हैं घोस्ट डेविल की तरफ से कोई फरिश्ता भी हो सकता है या जो घोस्ट की बातें हैं वो सच भी साबित हो सकती हैं। ये नेक्स्ट हम पूरे प्ले में देखेंगे। क्लॉडियस चचा है हैमलेट का, ब्रदर ऑफ मर्डर्ड किंग हैमलेट, जो कि अब शादी कर लेता है गर्टरूड से और फिर जो है वो बादशाह बन जाता है और हैमलेट की जगह ले लेता है। और जो है इस प्ले में एक एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं। गर्टरूड क्वीन है और मदर है हैमलेट की। गर्टरूड किंग हैमलेट के मरने के फ़ौरन बाद ही क्लॉडियस से शादी कर लेती है, जिसकी वजह से जो हैमलेट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से होता है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और अपनी मदर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग जाता है। और फिर सारी वुमेन्स को कहता है वुमेन्स दाय नेम इज़ फ्राइल्टी। तो इसकी वजह से वो सारे कहते हैं कि औरत बहुत ही कमज़ोर है जो कि मतलब थोड़े दिन इंतज़ार भी नहीं कर सकती और साथ ही उसके भाई चचा से शादी कर लेती है। प्लोनियस ओफिलिया का फादर है और लॉर्टेस का भी फादर है जो कि चीफ एडवाइज़र टू द थ्रोन ऑफ डेनमार्क है। चीफ एडवाइज़र है और रैश माइंडेड है, हम कह सकते हैं कि एक फूल भी है क्योंकि जो क्लॉडियस की सारी बातों को मानता रहता है और ओफिलिया को भी कहता है कि हैमलेट तुमसे प्यार नहीं करता और उसको कहता है कि तुम रिजेक्ट करो हैमलेट को। तो फिर बाद में रियलाइज़ करता है कि जो हैमलेट है वो मेरी बेटी की वजह से पागल हुआ है। ओफिलिया इस में जो है वो प्लोनियस की बेटी है और सिस्टर है लॉर्टेस की। ओफिलिया जो है वो हम कह सकते हैं कि एट द एंड खुदकुशी करती है, मैडनेस का शिकार होती है। अब इसकी खुदकुशी जो है वो पूरे प्ले में बताई नहीं जाती, वो भी है एक सीक्रेट ही है कि वो शायद मर जाती है या उसकी नेचुरल डेथ होती है, ये अभी इसका कंफर्म नहीं होता। और ये जो है हैमलेट की बिलवर्ड होती हैं, उससे प्यार करती होती हैं। लॉर्टेस ओफिलिया का भाई है और प्लोनियस का बेटा है जो कि विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में गया होता है फ्रांस अपनी तालीम हासिल करने के लिए। जब वो वापस आता है तो वो अपने जो फादर हैं उसका बदला लेने के लिए वापस आता है।
होरेशियो हेमलेट का क्लोजेस्ट फ्रेंड है और होरेशियो की हम बात करें तो बहुत जल्दी ये किसी भी अनदेखी बात को मानता नहीं है और हेमलेट का पूरा साथ देता है और एट द एंड जो बचने वाले कैरेक्टर्स में से एक है। रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न हम देखें तो रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न इसके फ्रेंड्स होते हैं, हेमलेट के दरबारी। इनको बुलाया जाता है, जो क्लॉडियस है वो इनको बुलाता है हेमलेट पे नज़र रखने के लिए। बाद में इनकी भी डेथ हो जाती है रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न की। फोर्टिनब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है जो कि अपने इसके भी जो है ना फादर की डेथ हो चुकी होती है और ये भी बार बार हमला करता है डेनमार्क पे और एट द एंड ये बचते हैं और इनको जो क्राउन ऑफ डेनमार्क है वो मिल जाता है। ये सारे जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनको मैं थोड़ा डिस्कस करती जा रही हूँ। ऑसरिक जो है एक फुलिश कर्टियर है, एक दरबारी है जो कि सिर्फ इतना सा रोल प्ले करते हैं कि वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान जो डुएल के बाकायदा ऐलान है वो ऑसरिक करता है। वोल्टीमैन और कॉर्नियस जो है वो भी कॉर्टियर्स है, दरबारी हैं। ये भी एक दरबारी हैं जो कि क्लॉडियस जो हैं वो कहते हैं कि फोर्टिनब्रास को मना किया जाए यहाँ पे अटैक करने के लिए। रिनाल्डो पोलोनियस सर्वेंट हैं जो कि फ्रांस भेजा जाता है उस पे लॉर्टिस पे नज़र रखने के लिए। मर्सिलेस और बर्नार्डो की बात करें तो ये वो दो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं जो पहली दफ़ा गोस्ट को देखते हैं। योरिक एक स्कल है। जब ग्रेव डिगर्स वहाँ पे जाता है कब्रिस्तान हेमलेट तो वहाँ पे इसको स्कल मिलता है योरिक का। योरिक बेसिकली एक डेड जो कोर्ट जेस्टर है। होम स्कल इज एग्जीक्यूटेड बाय फर्स्ट ग्रेव डिगर इन एक्ट 5 सीन 1। प्रीस्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये ओफिलिया के फ्यूनरल में जब उसकी डेथ हो जाती है तो तब ये बताता है कि उसके हम बाकायदा जो है उसकी फ्यूनरल के तौर पर नहीं कर सकते, उसका पूरा एहतमाम नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि ओफिलिया की डेथ नेचुरल है या उसने ख़ुदकुशी की है। इसके जो फर्स्ट क्वार्टू है, जो फर्स्ट फोलियो है उसमें इसको डॉक्टर ऑफ डिविनिटी भी कहा जाता है। बाद में जो सेकंड क्वार्टू आया उसमें इसको प्रीस्ट का नाम दिया गया। ग्रेव डिगर्स 2 क्लाउन्स हैं जब ग्रेव डिगिंग कर रहे होते हैं। जब हेमलेट ओफिलिया की डेथ पे कब्रिस्तान जाता है तो वहाँ पे ये दोनों ग्रेव डिगर्स मौजूद होते हैं। बहुत अजीब हरकतें करते हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं और ग्रेव डिगिंग करते हुए गाना गाते हैं। तो हेमलेट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि ये कैसा तुम लोग कर रहे हो, एक तो किसी की मौत होगी और तुम लोग जो है वो गाने गा रहे हो। तो कहते हैं ये हमारे लिए आम सी बात है, बहुत से लोग आते हैं मर जाते हैं और हम इसी तरह उनकी कब्र खोदते हैं। द प्लेयर्स, ये प्लेयर्स वो हैं जो कहानी में एक्टर के तौर पर इनको लिया जाता है, एक प्ले रोल करते हैं जिसके ज़रिए ये कंफर्म हो जाता है जो क्लॉडियस है उसने ही किंग हेमलेट का कत्ल किया होता है। एक प्ले जो खेला जाता है उसमें उसका नाम होता है द डेथ ऑफ गुंजेगो, जिसे हम कहते हैं द माउस ट्रैप। तो उसके ज़रिए से ये जो क्लॉडियस है उसका पता लगाया जाता है। फ्रांसिस्को की बात करें तो फ्रांसिस्को इसमें सोल्जर है, गार्ड्समैन है, एलिस नॉर्मन ये सिर्फ एक डिप्रेस्ड मैन है जो कि कहता है कि इस सर्दी में मैं जो है वो काम लेट नाइट ड्यूटी नहीं कर सकता। एम्बेसडर्स जो हैं वो इंग्लैंड में आते हैं, एट द एंड ऑफ द प्ले आते हैं सिर्फ ये अनाउंस करने के लिए कि गिल्डेनस्टर्न और रोज़ेनक्रेट्ज़ दोनों की डेथ हो चुकी है। कैप्टन नॉर्वेजियन कैप्टन है, फोर्टिनब्रास की आर्मी में से है, जिससे थोड़ी देर जो है वो बात करता है हेमलेट। अब हम बाकायदा अपने इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एक शेक्सपियरियन प्ले है जो कि लॉन्गेस्ट प्ले है और इसे डेनमार्क में सेट किया गया है। डेनमार्क में इसकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है सिर्फ एक एक्ट सीन के अलावा। बेसिकली जब स्टार्टिंग होती है तो बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारे सुपर नेचुरल मिस्ट्रीज़ होती हैं और जब स्टार्ट होती है तो ये लोग कहते हैं व्हाट हैज़ दिस थिंग अपीयर्ड अगेन टुनाइट। मतलब अब वो कहते हैं कि आज फिर से वो चीज़ दोबारा नज़र आएगी जब वो मर्सिलेस कहते हैं।
तो कहानी हमारी मूव करती है विंटर डार्क नाइट में, जब एक घोस्ट होता है वो रैम्पार्ट पर चल रहा होता है। रैम्पार्ट्स बोलते हैं बाउंड्रीज़ में। अब जो वो घोस्ट है वो एल्सिनोर्स कैसल्स जो डेनमार्क में मौजूद है वहाँ पे चल रहा होता है, जिसको सबसे पहले 2 लोग जो हैं वो देखते हैं और वो जाते हैं होरेशियो के पास। होरेशियो को कहते हैं कि हमने एक घोस्ट देखा है, एक स्पिरिट देखा है जो कि हमारे जो किंग हैं उसके जैसा हमें लग रहा है, तो आओ चलो तुम भी हमारे साथ आकर देखो कि वो कौन है। अब जो होरेशियो है वो इनकी बातों पे यकीन नहीं रखता, तो मैंने पहले ही कहा था होरेशियो बहुत ही समझदार इंसान है, तो वो पहले जाके खुद देखता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो वाकई में जो किंग हेमलेट है उसका घोस्ट मौजूद है। अब वो बताता है कि किंग हेमलेट कौन है। ये बताता है कि किंग हेमलेट जो है वो क्वीन ऑफ गर्टरूड के हस्बैंड हैं, क्लॉडियस के ब्रदर हैं और हेमलेट के फादर हैं। तो अब जो होरेशियो है वो हेमलेट के पास जाता है और हेमलेट को जाकर सारी बात बताता है और बताता है कि इस तरह हमने तुम्हारे फादर का घोस्ट देखा है, जाओ तुम जाकर बात करो, शायद वो कुछ ना कुछ हमें कहना चाहता है, तुम्हें कोई बात बताना चाहता है। अब जब हेमलेट जाता है, वो हेमलेट उनसे पूछता है, मतलब वो उनको सारी बात बताते हैं कि किस तरह तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने मेरा कत्ल किया, मेरे कान में जहर डालकर, और इस तरह तुम्हारी जो मदर है गर्टरूड से उसने शादी की। अब जो घोस्ट है वो इतना बताते हैं और वो कहते हैं कि किंग हेमलेट कहते हैं मेरे बेटे तुमने मेरे कत्ल का बदला लेना है और अपने चचा क्लॉडियस को कत्ल करना है। जो हेमलेट है वो सारी बात समझ जाता है और वो मतलब ठान लेता है कि मैं अपने चचा से बदला ज़रूर लूँगा, और वो इस तरह एक पागलपन का कह सकते हैं कि हम नाटक करता है और इसके ज़रिए वो पता लगाना चाहता है कि जो मेरे चचा क्लॉडियस है उसने सच में मेरे फादर का कत्ल किया है या नहीं किया। तो वो पहले कुछ दिन जो है वो एक पागलपन का नाटक करता है और फिर स्टोरी में हमें एट द एंड हमें पता चलता है, वो कहता है कि आई एम नॉट इन मैडनेस बट मैड इन क्राफ्ट। हेमलेट बताता है कि मैं मैड नहीं हूँ बल्कि मैं मैडनेस में कुछ चीज़ों को तलाश करना चाहता हूँ कि किसने मेरे फादर का कत्ल किया। अब जो हेमलेट है उसने ठान ली होती है कि मैंने अपने फादर, जिसने भी मेरे फादर को कत्ल किया है, उससे बदला ज़रूर लेना है। लेकिन वो इतना कॉन्शियस होता है, वो कहता है कि पता नहीं वो स्पिरिट जो है वो घोस्ट कहीं डेविल का फरिश्ता नहीं हो, वो मुझे मतलब दोज़ख की तरफ ना लेके जाना चाहता हो। इसीलिए वो कहता है कि मैं कुछ चीज़ों को समझ के सोच के इतना रैश माइंडेड बिहेवियर शो नहीं करता और फिर पागलपन का मुजाहिरा करता है ताकि सच्चाई पर पहुंचा जा सके। अब जो पोलोनियस है वो अपनी बेटी को भेजता है ये पता लगाने के लिए कि वाकई में हेमलेट जो है वो पागल हुआ है या नहीं हुआ। तो हेमलेट जो है वो समझ जाता है सारी बात और वो ओफिलिया को कहता है कि तुम ननरी ज्वाइन कर लो और तुम्हारे लिए बेहतर है। अब जो हेमलेट है वो इनको इस बात पर यकीन दिला देता है कि वो सच में पागल हो चुका है और जो क्लॉडियस और गर्टरूड हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं प्रिंस की इस हालत की वजह से, उसके इस बिहेवियर की वजह से, और वो भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अब जो क्लॉडियस है वो इस तरह करता है, वो इसके दोनों दोस्त होते हैं बचपन के, रोज़नक्रेट्ज़ और गिल्डन को बुलाता है ताकि वो हेमलेट पे नज़र रख सकें, और जो पोलोनियस है उसको भी हेमलेट पे नज़र रखने के लिए क्लॉडियस ने कहा होता है ताकि पता चले कि माजरा क्या है। इस वजह से जो वो है वो अपनी बेटी जो ओफिलिया है उसको एग्री करती है ताकि वो उससे कन्वर्सेशन करे, और उस कन्वर्सेशन के ज़रिए वो चाहते हैं कि पता लगे कि हेमलेट सच में पागल हो चुका है या फिर नाटक कर रहा है या कि इसके पीछे कुछ और रीज़न है। अब वो जब ओफिलिया उसके पास जाती है, उससे बात करती है, तो हेमलेट जो है वो कहता है तुम ननरी ज्वाइन कर लो, मैं तुमसे जो है वो शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं तुमसे कोई प्यार करता हूँ। यहाँ पे जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद जब ये सारी सिचुएशन हो जाती है, उसके बाद जब एक प्ले खेला जाता है, उस प्ले के ज़रिए हेमलेट चाहता है कि एक ऐसा ड्रामा परफॉर्म किया जाए जो बिल्कुल जिस तरह घोस्ट ने बात की थी ना कि तुम्हारे चचा ने मेरे कानों में जहर डाला था, उसके ज़रिए मेरी मौत हुई,
तो उसी तरह का एक प्ले जो है वो हेमलेट खेलता है। अब वो जब प्ले परफॉर्म किया जाता है, कुछ लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, एक्टर्स एल्सिनोर मौजूद होते हैं, और हेमलेट जो है उनको जो वो जितनी भी स्क्रिप्ट होती है ना वो हेमलेट लिख के देता है और कहता है कि इस तरह जो ड्रामा है ना वो परफॉर्म करवाना है। अब उस ड्रामे का जो नाम होता है वो डेथ ऑफ गोंज़ागो होता है, और उसको जो टाइटल दिया जाता है वो माउस ट्रैप होता है। अब जब वो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे जब वो मर्डर का सीन आता है, जो क्लॉडियस है वो उठ के वहाँ से चला जाता है। इससे ये बात साबित हो जाती है जो क्लॉडियस है उसी ने ही किंग हेमलेट का मर्डर किया होता है। के बाद जाते हैं, फिर हेमलेट उसके बाद जाता है और उसको उसको मारने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है टू बी और नॉट टू बी का, कि उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। अब जो हेमलेट है उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि क्लॉडियस ने ही मेरे फादर किंग हेमलेट का कत्ल किया है। उस प्ले को, उस ड्रामे को परफॉर्म कराने के बाद जब क्लॉडियस वहाँ से डेथ का जब सीन आता है उठ के चला जाता है और वो वहाँ पे गिल्टी फील करता है, जिसकी वजह से हेमलेट को ये यकीन हो जाता है क्लॉडियस ने ही मर्डर किया है। अब वो उसको मारने आता है, लेकिन वो प्रेइंग हालत में होता है, दुआ की हालत में होता है। तो जो हेमलेट है वो रुक जाता है, वो कहता है कि मैं अभी इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको दुआ की हालत में मारूंगा तो इसकी जो सोल है वो हेवन में चली जाएगी, जबकि इस जैसे शख्स को तो हेल में जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो क्लॉडियस जो है वो बहुत ज़्यादा इससे डर जाता है, और हेमलेट की मैडनेस की वजह से, और उसे डर होता है कि हेमलेट कुछ ना कुछ बुरा ना कर दे मेरे साथ, और वो डिसाइड करता है कि हेमलेट को अब इंग्लैंड भेज दिया जाए ताकि इससे ही मेरी हिफाजत हो सकती है, वरना तो उसे अब इस प्ले के बाद ये यकीन हो जाता है क्लॉडियस को भी कि हेमलेट जो है वो मैडनेस नहीं है, उसको कुछ ना कुछ पता चल गया हुआ है, इस वजह से ये सारी बिहेवियर शो कर रहा है। अब जब वो अपने चचा क्लॉडियस को नहीं मारता और वहाँ से इसको ऑर्डर मिलता है कि इसकी जो मदर है उसने इसको बुलाया होता है हेमलेट को। वो हेमलेट से पूछती हैं कि बेटा तुम इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहे हो, क्या हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो हेमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से होता है, और यहाँ पे हेमलेट अपनी मदर को जो है वो गालियाँ भी देता है, मिसबिहेव करता है और कहता है कि तुमने मतलब ज़रा भी इंतज़ार नहीं हुआ, अभी तो मेरे जो फादर है उसकी कब्र की मिट्टी भी सूखी नहीं थी और आपने जो है वो शादी कर ली उसके ही भाई क्लॉडियस से। तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा वो गुस्से हो रहा होता है। एक दफ़ा तो क्वीन गर्टरूड को लगता है कि हेमलेट तो उसको मार ही देगा। तो जो हेमलेट है ना वो फर्स्ट सेंटेंस जो कि बहुत फेमस कोट है वो यूज़ करता है कि फ्राइटी दाई नेम इज़ वूमेन। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो औरत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसे अपना जो फ्यूचर है वो ही मतलब देखना होता है। इतना नहीं होता कि मतलब थोड़ा सब्र कर लेती, थोड़ा इंतज़ार कर लेती, उसके बाद शादी कर लेती, लेकिन नहीं, विडो होते ही उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली उसी के भाई क्लॉडियस से। तो इस वजह से हेमलेट को इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आया होता है। अब वो जो अपनी माँ गर्टरूड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है, गुस्से हो रहा होता है, तो वहीं पे जो पोलोनियस है वो उसकी जासूसी जो कर रहा होता है ना, तो वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है। और जब वो उसको लगता है ना कि हेमलेट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कुछ ना कर देगा क्वीन गर्टरूड के साथ, तो वो हेल्प चिल्लाता है। जब वो हेल्प करता है ना तो हेमलेट को लगता है कि क्लॉडियस इस पर्दे के पीछे छुपा होता है। तो वो जो हेमलेट है वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो सीधा अपनी तलवार निकालता है और तलवार से वो उस पर्दे में घूम देता है, जो कि उस पोलोनियस को लगती है और पोलोनियस वहीं पे मर जाता है। ना चाहते हुए हेमलेट से एक कत्ल हो जाता है पोलोनियस का। अब जो क्लॉडियस है वो आता है, वो सिचुएशन देखता है, तो वो कहता है कि जल्दी से इसको ना इंग्लैंड भेज दिया जाए रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न के साथ, ताकि वो यहाँ से इसको मतलब बच सके, इसको यहाँ पे सज़ा ना हो सके। अब जो वो उसको भेजता है तो उसकी ये रीज़न नहीं है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या उस पर बहुत ज़्यादा उसको अब दया आ गई है, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि क्वीन गर्टरूड से वो बहुत ज़्यादा जो क्लॉडियस से वो प्यार करता है, उसके सामने हेमलेट को मारना नहीं चाहता। और जो उसको लेके जाते हैं रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न, उनको एक लेटर देता है। उस लेटर में लिखा होता है, जो उस फ्रांस के जो इंग्लैंड के किंग हैं उनको लिख के देते हैं कि जब भी ये शख्स यहाँ पे आता जाए हेमलेट, इसको मार दिया जाए।
अब वही बात ना कि रीज़न क्या है, क्योंकि अब तो इससे कत्ल हो चुका है। क्लॉडियस चाहता तो इसको मार देता, अब जो क्लॉडियस है वो इसको नहीं मारता। तो रीज़न ये है कि वो क्वीन गर्टरूड से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है, और दूसरी रीज़न जो ये है कि वो कहता है कि यहाँ से मतलब किसी के सामने ये आया ना हो, साबित ना हो कि मैंने इसका कत्ल करवाया है। वो वहाँ पे ही उसके दोस्तों को एक लेटर दे के भेजता है ताकि वहाँ पे इंग्लैंड में ही उसको मर्डर, उसका कत्ल कर दिया जाए। सेकंड सीन में देखें तो जब ओफिलिया वो जब देखती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं प्रिंस हैमलेट है, तो वो मैड हो जाती है और उसी ग्रीफ में वो दरिया में छलांग लगा लेती है। अब जो इसकी खुदकुशी का सीन है ना, ये किसी को कंफर्म नहीं है कि वो उसकी मौत नेचुरल डेथ होती है या वो खुदकुशी करती है। इसका अभी द एंड ऑफ द नॉवल भी पता नहीं चलता, मगर ओफिलिया की भी डेथ हो जाती है। अब जब इसके पोलोनियस के बेटे लॉर्टिस को ये सब कुछ पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे जब डेनमार्क में वो पहुँचता है तो उसको पता चलता है उसकी जो सिस्टर ओफिलिया है वो भी कत्ल हो चुकी है। तो वो कहता है कि अब मुझे बदला लेना है, और जो क्लॉडियस है वो इसको इस बात पे रजामंद कर देता है कि किसी और ने नहीं कत्ल किया बल्कि उसका कत्ल हैमलेट ने किया है, और तुम्हारी जो सिस्टर की डेथ हुई है वो भी हैमलेट की वजह से हुई है। इन सब का ज़िम्मेदार जो है वो हैमलेट को ठहरा देता है क्लॉडियस, जिसकी वजह से जो लॉर्टिस है वो कहता है कि हैमलेट से मैं अब बदला ज़रूर लूँगा। इंग्लैंड की तरफ हम लोग देखें तो जो इंग्लैंड की तरफ रोज़नक्रेट्ज़ और गिल्डनस्टन लेके जा रहे होते हैं हैमलेट को, उनकी कश्ती में पायरेट्स अटैक कर लेते हैं। तो मुश्किल से हैमलेट जो है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल आता है। अब जब वो वहाँ से आ रहा होता है वो एक लेटर लिख देता है होरेशियो को कि मैं अब वापस डेनमार्क आ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो शिप है उस पर पायरेट्स ने अटैक कर लिया है और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ वापस इंग्लैंड में आ रहा हूँ। तो ये सब कुछ पता चल जाता है क्लॉडियस को भी, तो वो क्लॉडियस जो है वो अपना एक पूरा प्लान जो बना के रख देता है। अब हैमलेट जो है वो भी आ जाता है ओफिलिया की फ्यूनरल में, उसको भी पता चल जाता है ना कि ओफिलिया की डेथ हो गई है, तो वो भी फ्यूनरल में आता है, लॉर्टिस भी फ्यूनरल में आता है। तो यहाँ पे इन लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो हैमलेट यहाँ पे डिस्क्लोज़ करता है, वो कहता है कि ओफिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जो है वो मैड नहीं हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे जो क्लॉडियस उसको कंफर्म हो जाता है, वो फिर अपना एक प्लान तैयार करता है। वहाँ पे ही ग्रेवयार्ड में जो एक योरिक स्कल होता है जो कि ये मेंशन करता है, सिंबलाइज करता है कि हर चीज़ ने मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है बल्कि फ़ानी है। ये एक छोटा सा शॉर्ट प्लॉट जो है वो कह सकते हैं कि बनाया गया छोटा सा सीन है। अब जो है लॉर्टिस और जब वो दोनों आमने सामने होते हैं हैमलेट, तो ऑसरिक जो है वो कहता है कि इनके दरमियान में एक लड़ाई डुअल करवाई जाए और उस डुअल में जो भी जीतेगा वो ही फिर बच जाएगा। ड्यूअल होती है ना कि किसी एक ना एक की जो मौत है वो वाकई लिखी होती है, वो उन मौत होनी होती है। तो वो इन दोनों के दरमियान में डुअल करवाते हैं और जो क्लॉडियस है वो इस तरह करता है, जो उसकी प्लानिंग होती है वो उनके जो स्वॉर्ड है, जो उनकी तलवारें हैं, वो उस पर जहर लगा देता है। वो कहता है कि अगर थोड़ा सा भी जहर हैमलेट को टच किया ना उस डुअल के दरमियान में तो हैमलेट की मौत हो जाएगी, हैमलेट मर जाएगा। अगर वो वहाँ से भी बच गया तो वो एक प्याला, एक वाइन जहर का प्याला रखता है कि अगर हैमलेट लड़ते लड़ते थक गया तो मैं उसको वाइन का वो प्याला दूंगा ताकि वो पी के वहीं पर मर जाए। तो दो प्लान उसने यहाँ पर बना के रखे होते हैं हैमलेट के लिए। अब उन दोनों के दरमियान में जो लड़ाई है वो शुरू होती है। जो हैमलेट है वो भी इससे माफ़ी मांगता है लॉर्टिस से कि मेरे से गलती हुई, मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन लॉर्टिस कहता है अब जो होना था वो तो हो गया, अब जो है हमें सिर्फ लड़ाई पर फोकस करना चाहिए। उन दोनों के दरमियान में लड़ाई होती है और इसको दिल मिलता है और फिर जब वो थोड़ा सा थकते हैं तो जो क्लॉडियस है वो कहता है कि ये लो तुम ना थोड़ी सी वाइन पी लो, लेकिन जो हैमलेट है वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है मुझे अभी नहीं पीनी। इतने में जो क्वीन गर्टरूड है वो अपने बेटे की खुशी में, क्योंकि वो जीत रहा होता है ना, तो उसकी खुशी में वो कहती है कि मैं ये प्याला पीऊँगी मैं ताकि जो है मेरे बेटा जीत जाए, उसकी खुशी में। तो जो है क्लॉडियस उसको मना करता रहता है कि नहीं अभी नहीं पियो। तो इतने में गर्टरूड जो है वो प्याला पी लेती है और गर्टरूड की वहाँ पे मौत हो जाती है। तो गर्टरूड भी जानती नहीं होती कि उस प्याले में जो जहर है
वो क्लॉडियस ने मिलाया होता है। वो जब वो पीती है तो वो वहीं पे मर जाती है। अब हेमलेट का ध्यान हेमलेट का इस तरफ जाता है, अपनी मदर की तरफ, गर्टरूड की तरफ, कि वो मर रही हैं पॉइज़न की वजह से। तो इतने में जो लॉर्टेस है वो अटैक कर लेते हैं हेमलेट पे और हेमलेट भी ज़ख्मी हो जाता है। फिर जब लड़ते लड़ते इन दोनों की तलवारें आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। फिर जब हेमलेट लड़ता है तो लॉर्टेस को भी उससे ज़ख्म हो जाता है। जब लॉर्टेस ये सब देखता है कि क्वीन गर्टरूड मर रही है और उसकी वजह भी क्लॉडियस है, तो वो जाते जाते हेमलेट को बता देता है कि जो सब कुछ किया है ये तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने किया है। उसने ही तलवारों पे जहर लगाई थी। अब मैं भी मरने वाला हूँ और तुम भी मरने वाले हो। अब जो हेमलेट है वो कहता है कि क्यों ना हम सब मरने वाले हैं तो मैं आखिरी काम कर जाऊँ, क्लॉडियस को भी मार के जाता हूँ। तो इस तरह ही करता है, क्लॉडियस को भी मार देते हैं। और फिर जो एट द एंड हमारे पास आते हैं, एम्बेसडर आता है, वो कहते हैं कि रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न भी मर चुके हैं। जब वो लेके जा रहे थे ना इंग्लैंड में लेटर, वहाँ पर लेटर ये सब कुछ देख लेता है। इसको पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने इसको मरवाने के लिए भेज रहा है इंग्लैंड। तो ये वहाँ पे जाके चेंज कर देता है लेटर में नेम। वहाँ पे लिखा होता है ना कि जो यहाँ पे आएगा शख्स उसको तुमने मार देना है, वहाँ के प्रिंस को, इंग्लैंड के। लेकिन फिर जो है वो नेम चेंज करके रोज़ेनक्रेट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न का नाम लिख देते हैं हेमलेट। इसकी वजह ये भी है क्योंकि वो दोस्त जो हैं वो धोखेबाज होते हैं और वो चाहता है कि उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। इतने में किंग ऑफ फोर्टीन ब्रास आता है, उसको सारी बातें होरेशियो बताता है। जब होरेशियो ये देखते हैं ना कि उसका फ्रेंड हेमलेट की डेथ हो रही है तो वह भी खुदकुशी करने की कोशिश करता है। लेकिन हेमलेट कहता है कि तुमने ये सारी स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है कि किस। हेमलेट जो है वो होरेशियो को मना करता है कि तुम अपनी जान नहीं दोगे, बल्कि तुम ये स्टोरी जो है वो आगे पहुंचाओगे और बताओगे कि किस तरह मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अब जब प्रिंस ऑफ फोर्टीन ब्रास आता है तो होरेशियो उनको सारी बात बताता है कि ये हेमलेट के साथ हुआ। तो उसकी हेमलेट की जो है वो आखिरी जो एतमाद, हेमलेट की सारी रसूमात बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाई जाती हैं और उनको अवार्ड दिया जाता है ब्रेवरी का। इसके बाद जो हेमलेट है वो ये भी वसीयत करके जाते हैं, ये भी कहते हैं कि फोर्टीन ब्रास को ही डेनमार्क का प्रिंस बना दिया जाए। तो नेक्स्ट जो है वो फोर्टीन ब्रास ही इस डेनमार्क का किंग बनता है। So this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Take care and Allah Hafiz.